Assalamualaikum and welcome to our channel Learning is Power. In today's video we will discuss MCQs of heat transfer. We have already discussed MCQs of engineering materials in our previous videos. Those who don't have watched those videos will should also watch those videos, because these videos will help you in your entry test for masters in mechanical engineering and for getting job on mechanical engineering posts. So as I said, we will discuss heat transfer MCQ. So the first question is given as unit of thermal conductivity in MKS unit. बच्चों MKS यूनिट में हमने थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताना है। तो बच्चों पहले हमें MKS यूनिट का पता होना चाहिए। MKS यूनिट वो यूनिट होता है बच्चों जिसमें हम मीटर जिसको हम M से शो करते हैं, किलोग्राम जिसको हम kg से शो कर सकते हैं, मीटर किलोग्राम, और उसके अलावा जो हमारा सेकंड होता है जिसको हम S से शो कर सकते हैं। इनको अगर हम बेस यूनिट जिस यूनिट के सिस्टम में लें वो हमारा MKS यूनिट सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इस MKS यूनिट सिस्टम में थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताने से पहले हमें फॉरियर लॉ का पता होना चाहिए, जो कि ये है Q इज इक्वल टू KA dt by dx। अब बच्चों इसमें जो Q है वो हमारे पास शो करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और जो हमारे पास K है वो थर्मल कंडक्टिविटी को शो कर रही है, A हमारे पास एरिया को शो कर रहा है जहाँ से हीट जो है वो फ्लो करेगी, और dt टेम्परेचर के डिफरेंस को और dx थिकनेस को शो कर रहा है। अब हमने K फाइंड आउट करना है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो K का पहले हम फार्मूला बना लेते हैं, जो कि बनेगा K इज इक्वल टू Q dx बाय एरिया जिसको A से शो किया था, और dt। अब बच्चों Q जैसे कि बताया है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो MKS में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का यूनिट हमारे पास बनेगा किलो कैलोरीज, और रेट है तो हम इसके लिए टाइम से डिवाइड करेंगे। तो इधर हम R पर R, किलो कैलोरी पर R, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का MKS में क्या यूनिट बन गया, किलो कैलोरी पर R। और बच्चों dx का हमारे पास होता है मीटर, और dx का बच्चों हमारे पास ये मीटर आ गया। एरिया का बच्चों हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर, और उसके अलावा जो हमारा dt है उसका हमारे पास आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखें बच्चे ये जो इसका जो हमारे पास यूनिट बना है वो बना है किलो कैलोरी मीटर बाय R मीटर स्क्वायर और डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन में A में है किलो कैलोरी बाय किलोग्राम, किलोग्राम तो है नहीं, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन B है किलो कैलोरी और ये मीटर, किलो कैलोरी मीटर, और बटे में है R और मीटर स्क्वायर और डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा इसमें राइट आंसर है। इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि मीटर स्क्वायर में से अगर एक मीटर उस मीटर से काट दें तो फिर हमारे पास ये इसका ऑप्शन, ये इसका आंसर बन सकता है किलो कैलोरी बाय R और डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि क्या मैंने किया, इस मीटर से ये स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया, तो किलो कैलोरी बाय R डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ बचे में एक मीटर ही बचेगा। तो किलो कैलोरी R डिग्री सेंटीग्रेड और क्या इसका नाम है मीटर का M, ये आ गया। क्या मैंने किया, सिर्फ इस M से ये स्क्वायर को कैंसिल कर दिया है। बाकी ये किलो कैलोरी वैसे है, R भी वैसे है, ये एक M आ गया और डिग्री सेंटीग्रेड भी
आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट। अब हमने एसआई यूनिट में थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताना है, यानी कि के का। तो पहले तो हम सिंपली वही के का फार्मूला लिखेंगे फोरियर लॉ से, जो मैंने आपको डिराइव करके बताया है वो ये है कि के इज इक्वल टू क्यू डी एक्स बाय एरिया ए और डी टी। आप जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि Q होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ऐसा यूनिट में अब हमने बताना है। तो ऐसा यूनिट में जो हीट का यूनिट होता है वो जूल होता है, जिसको हम जे से शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेट है तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। सेकंड को मैं ये लिख दिया सेकंड। Q क्या होता है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट का जूल और रेट की वजह से सेकंड हमारे पास उसके साथ आ गया। और dx में बच्चों हमारे पास क्या होता है? dx में हमारा यूनिट थिकनेस का क्या होगा? मीटर। और जो उसके अलावा हमारे पास एरिया है, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और जो हमारे पास dt यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस, तो टेम्परेचर के डिफरेंस कुछ नहीं होता है उसका यूनिट, बल्कि क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड एसआई यूनिट्स में। तो एसआई यूनिट्स आपके मैंने लिख दिया। Q का क्या होता है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि जूल पर सेकंड, dx का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर और dt यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो मीटर है इससे ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस और साथ वो टाइम वाला जो रेट की वजह से सेकंड आया था वो सेकंड भी आ जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन ए देखें, उसमें क्या जूल पर मीटर स्क्वायर और सेकंड नहीं, इधर हमारा मीटर स्क्वायर नहीं है बल्कि मीटर है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखें जूल पर मीटर और डिग्री केल्विन और सेकंड। तो इसमें बच्चों उसने क्या किया है कि सेकंड को केल्विन में कन्वर्ट किया है। डिग्री सेल्सियस जो होता है ऐसा यूनिट में हमने लिखना है, तो वो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। तो इसको एक स्टेप मजीद आगे जाके हम और भी कर लेते हैं कि टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे सारे यूनिट क्या हो जाएं? केल्विन में आ जाएं। तो डिग्री सेल्सियस की जगह हम केल्विन कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। और क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि ऐसा यूनिट बताना है, तो ऐसा यूनिट टेम्परेचर का डिग्री केल्विन होता है। तो आप देखें ऑप्शन बी देखें, जूल बाय मीटर डिग्री केल्विन और डिग्री केल्विन और सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। लेकिन आप ऑप्शन सी भी देखें, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा मिलता जुलता बन रहा है। आप एक हमने पढ़ी थी पावर अब बेसिक CIFSE का ही है, तो ये हमने पढ़ा हुआ। पावर क्या होता है? पावर होती है रेट ऑफ वर्क डन। अब बच्चों जो वर्क है उसका तो यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और जो बच्चों हमारे पास टाइम होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो होता है बच्चों, इसको हम ये होता है पावर का यूनिट, जिसको हम वाट भी कह सकते हैं। तो जूल पर सेकंड जो होता है ये होता है वर्क पावर का यूनिट, और पावर को हम इस जूल पर सेकंड जो होता है वो 1 वाट के इक्वल होता है। तो यानी कि ये जूल पर सेकंड की जगह तो हमारा आ गया। अब इसको इधर मॉडिफाई करके और लिखते हैं हम, जूल पर सेकंड की जगह हमारा क्या आ गया? वाट आ गया। और जो ये मीटर है, जो हमारा m है, ये वैसे ही आ जाएगा जो एरिया से आया था और फिर कैंसल आउट हुआ था थिकनेस से। और फिर ये हमारा टेम्परेचर का केल्विन भी वैसे का वैसे ही होगा। तो आप ये देखें, ये ऑप्शन भी सही बन रहा है, वाट पर मीटर और डिग्री केल्विन, यानी कि इस केस में हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा, जिसमें बी एंड
बी एंड सी बोथ, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट है। बी एंड सी बोथ जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट जूल बाय मीटर डिग्री केल्विन और जूल बाय मीटर डिग्री केल्विन और सेकंड भी होता है, और जूल का यूनिट वाट बाय मीटर और डिग्री केल्विन भी होता है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी सही है, जिसमें बी एंड सी बोथ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल विल राइज इन टेम्परेचर नॉर्मली। बच्चों जो सॉलिड मेटल्स होते हैं, अगर हम उसमें टेम्परेचर को राइज करते हैं, यानी कि ये जो टेम्परेचर है, ये फार्मूला अगर हम ले आए K इज इक्वल टू Q dx बाय एरिया, जिसको हम A से शो करेंगे, और डी टी। अब बच्चों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डी टी है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। डी टी इज फॉर टेम्परेचर डिफरेंस। वो कह रहा है कि अगर ये टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़े तो के जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसमें अब हमारा ऑप्शन बी राइट है, जो कि डिक्रीजेज है। मैंने आपको बता दिया कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज का मतलब होता है बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी सॉलिड मेटल्स की। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक अमोर्फस सॉलिड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब बच्चों ये एक एक्सेप्शनल केस है, वो सॉलिड मेटल में हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से आपको बताया कि डिक्रीज होता है, लेकिन नॉन मेटालिक अमोर्फस सॉलिड में अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होगी। हालांकि वो होती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस फार्मूले के लिहाज से, लेकिन ये है सॉलिड मेटल्स के लिए, ये वाला जो फॉरियर्स लॉ है ऑफ थर्मल कंडक्शन। लेकिन नॉन मेटालिक वो सॉलिड मेटल के लिए, इसमें नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक में ये आपने फर्क याद रखना है कि अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, और अगर सॉलिड मेटल होगी तो उसमें अगर राइज इन टेम्परेचर होगा तो वो जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो ये आपने फर्क बच्चों अच्छी तरह याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज क्वेश्चन नंबर 5, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर। हीट ट्रांसफर कैसे होती है? तो बच्चों जो हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह से होती है। बच्चों ये थर्मोडायनामिक्स की भी मैं सीक्वेंस बनाऊंगा, उसमें आपको ये चारों लॉ जो लिखे हुए हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और किर्चॉफ्स लॉ, ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। बल्कि किर्चॉफ्स लॉ तो इसी सब्जेक्ट के अगली वीडियोज में कवर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बस दे देता हूँ मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों ये होता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी है वो ऑलवेज इंक्रीज करती है, यानी कि वो डिक्रीज नहीं कर सकते। टोटल एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कैन ओनली इंक्रीज। अब ये एंट्रोपी क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह थर्मोडायनामिक्स की वीडियोज में कवर करवा दूंगा। अभी आप बस इतना याद रखने कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कैन ओनली इंक्रीज। सो ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के टोटल एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कैन ओनली इंक्रीज। और हीट ट्रांसफर जो होती है वो भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह से ही हमारे पास वो वकूअ पजीर होती है, यानी कि हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर second law of thermodynamics, and second law of thermodynamics states that total entropy of isolated system can only increase. Next question पे आते हैं। next question है question number 6 which is given as when heat is transferred from one particle
of hot body to another by actual motion of heated particles, it is referred to as heat transfer by। अगर किसी हॉट बॉडी के एक पार्टिकल से दूसरे तक में एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल से हमारी हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर का ये जो मोड होता है ये हमारे पास बच्चों क्या होता है, ये कंडक्शन होता है। कि कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉट बॉडी के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के तक हीटेड पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होती है। कि वही हीटेड पार्टिकल हॉट बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं और साथ साथ बॉडी भी हीटेड होती जाती है। यानी कि जब हॉट बॉडी का एक पार्टिकल जो होता है वो उससे हीट ट्रांसफर होती है दूसरे पॉइंट तक और वो से ये जो हीट होती है वो हीटेड पार्टिकल की मोशन की वजह से हो रही हो तो ये कंडक्शन होती है। कंडक्शन में हमारे पास हॉट बॉडी के एक पार्टिकल से दूसरे कंडक्शन में हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी के एक पार्टिकल की वजह से कि एक्चुअल मोशन की वजह से बॉडी के दूसरे हिस्से तक हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी। कि हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी के पार्टिकल की मोशन एक्चुअल मोशन की वजह से। यानी कि यहाँ से वो हॉट होगा वहां से हॉटेड पार्टिकल मूव हीटेड पार्टिकल मूव करेंगे कोल्डर पार्टिकल की तरफ और रास्ते में सारे जो होगी वो बॉडी हमारे पास वो हीटेड होती चली जाएगी। तो ये वाला जो मेथड होता है ये कंडक्शन है। कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ हॉट बॉडी टू एन अदर पॉइंट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल। के हीटेड पार्टिकल ने मूव करना है हॉट बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। हीटेड पार्टिकल ने बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना है और वो जो हीटेड पार्टिकल होते हैं वो हॉट पॉइंट से मूव करते हैं। यानी कि हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी के पार्टिकल से दूसरे पॉइंट की तरफ बाय एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल। इसमें एक्चुअल मोशन नहीं है और ये हॉट पॉइंट से कोल्ड पॉइंट तक होगा हॉट बॉडी की एक्चुअल मोशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब when heat is transferred from hot body to cold body in a straight line without affecting the intervening medium, it is referred to as heat transfer by। जब बच्चों हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट ट्रांसफर हो रही हो विदाउट अफेक्टिंग इंटरवेनिंग मीडियम। की इंटरवेनिंग मीडियम हमारा इफेक्ट नहीं हो रहा दरमियान वाला मीडियम, लेकिन हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ये वाला जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है स्ट्रेट लाइन में जो हीट ट्रांसफर हो रही है इंटरवेनिंग मीडियम, ये जो मीडियम होगा उसको इफेक्ट किए बगैर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो ये वाला जो हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम रेडिएशन कह देते हैं। तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में और उसमें जो इंटरवीनिंग मीडियम होता है वो भी इफेक्ट नहीं होता है। ये स्ट्रेट लाइन में इसका जो इंटरवीनिंग मीडियम होगा वो इफेक्ट नहीं होगा और ये फर्ज के हॉट पॉइंट है और ये हमारा कोल्ड पॉइंट है। तो क्या होगा इस हॉट पॉइंट से कोल्ड पॉइंट तक हमारी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन ये जो दरमियान वाला इंटरवेनिंग मीडियम है ये इफेक्ट नहीं होगा और ये जो हीट ट्रांसफर होगी ये एक स्ट्रेट लाइन में होगी। तो इसको हम रेडिएशन कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है कि रेडिएशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसिबल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू। सेंसिबल हीट किस के लिए रिक्वायर्ड होती है? तो बच्चों जो सेंसिबल हीट होती है ये टेम्परेचर जो होता है लिक्विड वेपर का जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमें सेंसिबल हीट की ज़रूरत होती है। सेंसिबल हीट में बच्चों क्या होता है कि जो लिक्विड ऑफ वेपर होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हम हीट की ज़रूरत होती है हमको उसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन सी में है कि सेंसिबल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हीट ऑफ लिक्विड ऑफ वेपर। के सेंसिबल हीट में जो हीट रिक्वायर्ड होती है लिक्विड ऑफ वेपर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए
उसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं। लिक्विड ऑफ वेपर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम सेंसिबल हीट का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Here it is on your screen, and in 9th question it is given that the insulation ability of an insulator with the presence of moisture would। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है कि जो इंसुलेशन एबिलिटी होती है किसी भी इंसुलेटर की, वो मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से उस पर क्या असर हो सकता है। तो बच्चों, जो इंसुलेटर की इंसुलेशन एबिलिटी है वो मॉइस्चर की वजह से हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि जो मॉइस्चर की वजह से हमारे पास जो ये होती है हीट ट्रांसफर की सलाहियत वो बढ़ जाती है। तो इंसुलेशन जो बेसिकली ये होती है कि इसमें हीट ट्रांसफर को रिड्यूस किया जाता है। इंसुलेशन एबिलिटी क्या होती है, इंसुलेशन एबिलिटी ये होती है कि रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। इंसुलेशन एबिलिटी को दूसरे आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अब रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर को हम इंसुलेशन एबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर मॉइस्चर आ जाए तो मॉइस्चर में आपको पता है बारिश वगैरह में अगर ताने वगैरह हों तो वो हमें करंट वगैरह लगने का ज़्यादा चांस होता है। इसी तरह हीट ट्रांसफर भी जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो इंसुलेशन एबिलिटी, जब हमारे पास इंसुलेटर की इंसुलेशन एबिलिटी में अगर मॉइस्चर आ जाए तो जो इंसुलेशन एबिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन बी राइट होगा। ये बच्चों आपने थोड़ा सा ट्रिक किया है कि इंसुलेशन एबिलिटी जो होती है वो मॉइस्चर की वजह से डिक्रीज होती है, लेकिन हीट ट्रांसफर जो होती है वो बढ़ जाती है। मैं इधर आपके लिए लिख भी देता हूँ। इंसुलेशन एबिलिटी जो होती है वो होता है बच्चों रिड्यूस या रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। इंसुलेशन एबिलिटी हमारे पास होती है रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। इंसुलेशन एबिलिटी हमारे पास है रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। आप जब मॉइस्चर आएगी तो हीट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज हो जाएगी। तो मॉइस्चर की वजह से जो इंसुलेशन एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है इंसुलेटर की, लेकिन जो उसकी दूसरे लफ्ज़ों में कंडक्शन बढ़ जाती है, यानी कि हीट को ट्रांसफर करने की सलाहियत बढ़ जाती है, लेकिन जो हीट ट्रांसफर की रिडक्शन की सलाहियत है, यानी कि इंसुलेशन की सलाहियत कम हो जाती है और कंडक्शन की सलाहियत बढ़ जाती है मॉइस्चर की वजह से। यानी कि हीट ट्रांसफर की सलाहियत कम हो जाती है, लेकिन हीट ट्रांसफर ना करने की सलाहियत कम हो जाती है। रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाती है, लेकिन कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ जाती है मॉइस्चर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, which is given as on your screen. When heat is transferred by molecular coulomb, it is referred to as heat transfer by। जब बच्चों हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही हो मॉलिक्यूलर कोलिजन के जरिए तो इसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर मॉलिक्यूलर कोलिजन के जरिए हीट ट्रांसफर होती हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज कॉल्ड कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस। इससे पहले आप बच्चों थोड़ा सा समझ लें कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें हीट ट्रांसफर हमेशा कंडक्शन के जरिए होनी है। इधर मैं लिख देता हूँ, सॉलिड में हमारे पास जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, वो होती है कंडक्शन के जरिए। सॉलिड में हीट ट्रांसफर हमारे पास होती है कंडक्शन के जरिए। जो हमारे पास बच्चों लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि इनको हम फ्लूइड भी कह सकते हैं। लिक्विड और गैसेस में जो हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी वो होगी कन्वेक्शन के जरिए। तो ये क्या लिक्विड एंड गैसेस है, तो इसमें जो हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी वो
किसके जरिए होगी, वो होगी कन्वेक्शन के जरिए होगी। सो ऑप्शन बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस बाय ओनली कन्वेक्शन। लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के जरिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ हीट ट्रांसफर इज बाय रेडिएशन। आप रेडिएशन के बारे में मैं आपको ये यहाँ पे अच्छी तरह बता चुका हूँ कि रेडिएशन में क्या होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है और उसमें इंटरवेनिंग मीडियम इफेक्ट नहीं होता है, और जो हीट ट्रांसफर होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। तो आप जिसमें इंटरवेनिंग मीडियम इफेक्ट ना हो, स्ट्रेट लाइन में हो और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हो, तो वो है ऑप्शन ए है ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन बी है हीटिंग ऑफ बिल्डिंग, ऑप्शन सी है कूलिंग ऑफ पार्ट्स इन फर्नेस, और ऑप्शन डी है हीट रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम फायर प्लेस। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट है, क्योंकि इसमें इंटरवेनिंग मीडियम जो होता है वो इफेक्ट नहीं होता है, जो कि ये हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि रेडिएशन में इंटरवेनिंग मीडियम पे इफेक्ट नहीं होना है और स्ट्रेट लाइन में हीट ट्रांसफर होनी है। तो इस केस में इंटरवेनिंग मीडियम फायर प्लेस से जो हीट आती है उसमें इंटरवेनिंग मीडियम भी इफेक्ट नहीं होता है और स्ट्रेट लाइन में हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट इज क्लोजली रिलेटेड विद। हीट को किस क्लोजली रिलेट किया जाता है? ऑप्शन ए लिक्विड, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी टेम्परेचर और ऑप्शन डी एंट्रोपी। तो बच्चों जो हीट होती है उसको हम टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हीट इज क्लोजली रिलेटेड विद टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द रॉन्ग केस। हीट फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन। कोई पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू K A dt बाय dx। अब बताया है आपको पहले भी कि जो Q है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को डिपेंड कर रहा है, को शो कर रहा है। तो हीट फ्लो यानी कि आप किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे, कंडक्टिविटी पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे और थिकनेस पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस पे और ये dx पे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें से क्या रॉन्ग है। तो ये जो हमारे पास है ऑप्शन रॉन्ग रेट में हमने बतानी है, तो फेस एरिया, यस फेस एरिया पे हमारा डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि Q होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो रेट में टाइम आ जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस, यस dt टेम्परेचर डिफरेंस पे भी वो करता है। उसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी K पे भी डिपेंड करता है। अब थिकनेस dx हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है थिकनेस। जी थिकनेस है तो सही, लेकिन ये जो dx है ये है चेंज इन थिकनेस, लेकिन ये सिर्फ है थिकनेस। चेंज इन थिकनेस पे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ थिकनेस पे नहीं करता। या सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता डायरेक्टली, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। इसी तरह वो थिकनेस डिफरेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, सिर्फ थिकनेस पे नहीं करता। तो यही हमारा इसमें रॉन्ग केस बन रहा है, क्योंकि dx जो है वो थिकनेस के डिफरेंस पे। ये हम एक और आपको समझा देते हैं कि ये जैसे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये इधर से इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 था, ये हो गया T2। अब इस मटेरियल का ये जो मैंने फिगर बनाई है इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा, कुछ ना कुछ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। यानी कि ये देखें, ये टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा ये इसके एरिया पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पे भी। लेकिन और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो थिकनेस की चेंज आई है, ये जो दरमियान में है, इस पे ये जो थिकनेस की चेंज आई है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारा इसलिए ऑप्शन सी है रॉन्ग केस, वो थिकनेस की
चेंज पे डिपेंड करता है, थिकनेस डिफरेंस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली सिर्फ थिकनेस पे नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज, मेटल जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स हमारे पास क्यों होते हैं? तो बच्चों जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास हीट के गुड कंडक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली आपस में कोलाइड करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज देयर एटम्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए ही बन रहा है, क्योंकि इसी में है कि एटम्स जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं फ्रीक्वेंटली। सो ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। Metals are good conductor of heat because their atoms collide frequently. Next question is question number 16. Here it is 15 हो गया, और next question is 16. Which of the following is case of steady state heat transfer? अब बच्चों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि steady state heat transfer क्या होता है। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होता है, ये केस होता है कि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो परमानेंटली और यूनिफॉर्मली उसको हम मेंटेन रखते हैं, यानी कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो यूनिफॉर्म होती है और परमानेंट होती है बाय एडिंग हीट। तो फॉर स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat transfer is maintained permanently and uniformly by adding heat के heat transfer permanent रहेगी और uniform रहेगी throughout the definite time for definite system। ये जो for definite condition जो हमारे पास heat transfer होगी वो uniform और permanent रहेगी by adding heat। so proper definition personally heat transfer in steady state heat transfer is maintained permanently and uniformly by adding heat। Steady state heat transfer is type of heat transfer in which heat transfer is maintained permanently and uniformly by adding heat। और इसकी हमने एग्जांपल बतानी है, तो ऑप्शन ए आइस इंजन, ऑप्शन बी है एयर प्रीहीटर, ऑप्शन सी है हीटिंग ऑफ बिल्डिंग इन विंटर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव, और ऑप्शन ई है नन। तो बच्चों ये जो सारी हैं ये स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर की एग्जांपल्स नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन ई हमारा राइट है। स्टेडी स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि हीट ट्रांसफर जो होती है वो परमानेंटली मेंटेन्ड होती है और यूनिफॉर्मली उसको हम ट्रांसफर करते रहते हैं बाय एडिंग हीट, तो इनमें से ऐसा कोई भी केस नहीं है। सो ऑप्शन E is right for this question. Next question is total heat is the heat required to, total heat क्या होती है? ऑप्शन ए है change vapor into liquid, ऑप्शन बी है change liquid into vapor, ऑप्शन सी है increase the temperature of liquid or vapor, और ऑप्शन डी है convert water into steam and superheat it। जो बच्चों ये टोटल हीट होती है वो ये होती है कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज होती है और फिर उसको स्टीम को सुपर हीट करने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर होती है वो टोटल हीट होती है। टोटल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड सुपर हीट इट, और ये ऑप्शन डी में हमारा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है कि टोटल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड देन सुपर हीट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cork is a good insulator because it has, cork हमारे पास गुड इंसुलेटर होता है क्योंकि ऑप्शन ए है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है एटम्स कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है लो डेंसिटी, और ऑप्शन डी है पोरस बॉडी। तो बच्चों जो कॉर्क होता है वो अपनी पोरस बॉडी की वजह से वो एक अच्छा इंसुलेटर होता है। कॉर्क इज अ गुड इंसुलेटर बिकॉज ऑफ इट्स पोरस बॉडी। Next question is question number 19, which is given as thermal conductivity of water in general with rise in temperature। वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो राइज इन टेम्परेचर से उस पर क्या असर होगा। तो बच्चों जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो राइज इन टेम्परेचर से वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि उस कंडीशन में क्या टेम्परेचर है। तो
ये हम एक ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डेफिनेट बात नहीं है। वो एक खास जो टेम्परेचर होता है उसी पे डिपेंड करेगी कि उस वक्त सिचुएशन का टेम्परेचर क्या है। तो सिचुएशन के लिहाज से वो राइज इन टेम्परेचर पे इंक्रीज भी हो सकती है और सिचुएशन के ही लिहाज से वो राइज इन टेम्परेचर पे डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन ए इंक्रीज नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इंक्रीज हुई होगी राइज इन टेम्परेचर पे, डिक्रीज भी नहीं हो, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो डिक्रीज होगी राइज इन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट वो होनी नहीं है। और ऑप्शन डी है कि मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। यस, दिस इज राइट, क्योंकि जो राइज इन टेम्परेचर से जो वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। Next question is question number 20, which is given as thermal conductivity of water at 0 degree centigrade is of the order of 0 degree centigrade पे हमने वाटर के थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी है 0.23, ऑप्शन सी है 0.42 और ऑप्शन डी है 0.51। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो बच्चों हमारे पास होता है 0.51। So option D is right. Thermal conductivity of water at 20 degree centigrade is of the order of 0.51. Next question is question number 21, which is given as temperature of steam at around 540 degree centigrade can be measured by option A thermometer, option B है radiation pyrometer, option C है बच्चों हमारे पास थर्मिस्टर और ऑप्शन डी है हमारे पास थर्मोकपल। तो बच्चों 540 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट अगर हमने एक स्टीम का टेम्परेचर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो बच्चों 540 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट हमने अगर स्टीम का टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो तो हम थर्मोकपल का यूज करते हैं। तो थर्मोकपल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं किससे हम टेम्परेचर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टीम का। तो थर्मोकपल में बच्चों बेसिकली सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा थर्मोकपल में हमारे पास दो वायर लेग्स होती हैं जो कि डिफरेंट मेटल्स की बनी होती हैं और आपस में वेल्डेड होती हैं। एक एंड पे वो आपस में वेल्डेड होती हैं जिससे एक हमारे पास जंक्शन बनता है। उस जंक्शन से हमारे पास क्या होता है, उसी जंक्शन पे हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। फिर अगर उस जंक्शन पे हम टेम्परेचर को फाइंड करेंगे और अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए किसी वजह से तो उससे हमारा वोल्टेज भी क्रिएट हो सकता है। तो प्रॉपर एक दफा आप सुन लें कि थर्मोकपल use sensors to measure temperature and thermocouple has two wire legs made from different metals which are welded together at one end and creating a junction. This junction is where the temperature is measured. Change in temperature experienced by junction creates voltage. ये थर्मोकपल में हमारे पास सेंसर्स होते हैं जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और थर्मोकपल में हमारे पास दो वायर लेग्स होती हैं जो कि डिफरेंट मेटल्स की बनी होती हैं और वो वायर लेग्स जो कि डिफरेंट मेटल्स की बनी होती है आपस में वेल्डेड होती हैं और इसमें जो होती है एक एंड पे वो जब वेल्ड हो जाएंगी तो एक जंक्शन बन जाएगा। उस जंक्शन पे हमारा टेम्परेचर फाइंड आउट मेजर किया जाएगा और अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो उसी से हमारा वोल्टेज पैदा होती है। तो लास्ट टाइम एक बार फिर आप ये आप प्रॉपर वर्डिंग में सुन लें कि थर्मोकपल used sensors to measure temperature. Thermocouple has two wire legs which are two wire legs are made from different metals and wire legs are welded together at one end which creates a junction. This junction is where the temperature is measured. Change in temperature experienced by junction will create voltage. तो थर्मोकपल में हमारे पास सेंसर्स के जरिए टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसमें दो वायर लेग्स होती हैं जो कि डिफरेंट मेटल की बनी होती हैं और आपस में वेल्डेड होती हैं और एक एंड पे जब वो वेल्ड हो जाएंगी तो हमारे पास जंक्शन बनेगा। उस जंक्शन पे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे और अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए तो यानी कि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो हमारा जंक्शन पे अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो उससे हमारा वोल्टेज पैदा होगा। जंक्शन पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वोल्टेज पैदा होगा। तो थर्मोकपल से हम 540 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट स्टीम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं।
Next question is question number 22, which is given as thermal conductivity of air at room temperature in kilocalorie by meter or degree centigrade is of order of thermal conductivity of room रूम टेम्परेचर पे जो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है, रूम टेम्परेचर पे जो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो किस ऑर्डर पे होती है। तो ऑप्शन ए 0.002, ऑप्शन बी है 0.02, ऑप्शन सी है 0.01 और ऑप्शन डी है हमारे पास 0.1। तो बच्चों जो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे होती है वो हमारे पास 0.02 ऑर्डर की होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर इन किलो कैलोरी बाई मीटर और डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.02 और ये हमारा ऑप्शन बी राइट बन रहा है। ऑप्शन बी इज राइट के एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पे इन किलो कैलोरी बाय मीटर और डिग्री सेंटीग्रेड वो 0.02। ये यूनिट आपने याद रखना है कि इस यूनिट के लिए ये इस ऑर्डर की एयर की थर्मल कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, which is given as time constant of थर्मोकपल। थर्मोकपल का जो हमारे पास बच्चों टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। तो बच्चों जो थर्मोकपल का हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है, थर्मोकपल का हमने टाइम कांस्टेंट बताना है। तो जो थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है टाइम, थर्मोकपल का वो टाइम होता है जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस के 63.2% को अटेंड करने के लिए हमारा टाइम लगता है। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इज टाइम टेकन टू अटेन 63.2 ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। और ऑप्शन, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में टाइम टेकन टू अटेन, टाइम टेकन टू, तो ऑप्शंस हम देख रहे थे। तो ऑप्शंस हमारे इस केस में क्या है कि पहला जो ऑप्शन है वो है कि टाइम टेकन टू अटेन 5% ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन बी है टाइम टेकन टू अटेन 51% ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन सी है टाइम टेकन टू अटेन 63.2% ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। और ऑप्शन जो डी है वो हमारे पास है टाइम टेकन टू अटेन 87% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तो बच्चों इसमें अब जो टाइम कांस्टेंट होता है थर्मोकपल का वो टाइम टेकन टू अटेन 63.2% ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस की इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का 63% यानी कि 63.2% 63.2% अटेन करने के लिए जो हमारा टाइम लगता है वो थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है कि टाइम कांस्टेंट थर्मोकपल का वो टाइम होता है जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू का 63.2% अटेन करने के लिए हमारा टाइम लगता है, वो हमारा थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इज टाइम टेकन टू अटेन 63.2% ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। Here it is on your screen. Thermal conductivity of air with rise in temperature। कि जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर होती है वो राइज इन टेम्परेचर से क्या उस पर असर पड़ता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप फिर लिख देता हूँ आपके सामने। थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है K इज इक्वल टू क्यू डी एक्स बाय ए एरिया और डी टी डी एरिया बाय डी टी। आप देखें अगर राइज इन टेम्परेचर, वही पिछली बात, अगर राइज इन टेम्परेचर होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास इस केस में डिक्रीज होगी।
मैथमेटिकली। लेकिन एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना बच्चों, वो राइज इन टेम्परेचर के साथ हमारी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ जो एयर है वो हमारी क्या होती है, विद राइज इन टेम्परेचर क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। इसी तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन पीछे भी देख चुके हैं, जो कि ये देखें आप, ये वाटर की है। तो वाटर की राइज इन टेम्परेचर से इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये भी था। और इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था, ये 3 और 4, उसमें था सॉलिड मेटल। तो सॉलिड मेटल का इंक्रीज इन टेम्परेचर से डिक्रीज होता है। सॉलिड मेटल का टेम्परेचर, अगर सॉलिड मेटल का हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर नॉन मेटालिक अमोर्फस सॉलिड जो है, नॉन मेटालिक अमोर्फस सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। और अगर सॉलिड मेटल में हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हुई थी। सॉलिड मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सॉलिड मेटल्स में टेम्परेचर की राइज से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। नॉन मेटालिक अमोर्फस सॉलिड में टेम्परेचर को कम करने से हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये आपने फर्क याद रखने हैं कि सॉलिड मेटल में टेम्परेचर को राइज करने से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अमोर्फस नॉन मेटालिक अमोर्फस सॉलिड में टेम्परेचर को कम करने से उसकी जो होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो सॉलिड मेटल में टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल कंडक्टिविटी कम हो गई, और नॉन मेटालिक अमोर्फस सॉलिड में टेम्परेचर कम हुआ तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी कम हो गई। और इसी तरह जो हमारा है क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे अभी रिसेंट, वो था कि एयर, उधर हमारी बात हुई थी कि एयर की, इसी तरह एयर की अगर राइज होगी थर्मल कंडक्टिविटी तो वो हमने उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एयर की थर्मल कंडक्टिविटी अगर एयर का अगर टेम्परेचर राइज होगा, एयर का टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर विद राइज इन टेम्परेचर जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो ये तीनों का मैंने आपको फर्क बता दिया, ये आपने मेमोराइज कर लेना। एयर की थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ने से एयर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। राइज इन टेम्परेचर विल definitely increase the thermal conductivity of air. Thermal conductivity of air with rise in temperature increases. Next question is heat flow from one body to another when they have different heat content, different specific heat, different atomic structure और different temperature. तो ये आपको पहले भी ये फिगर के जरिए बता चुका हूँ कि ये देखें आप, अगर हम दें इस पॉइंट पे बॉडी का टेम्परेचर T1 है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, वो टेम्परेचर हो जाएगा, वो हो जाएगा T2। तो अब इसमें ये हीट फ्लो कर रही है, ये आप जो इसमें हीट फ्लो कर रही है वो किस वजह से कर रही है, तो वो जाहिर सी बात है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से कर रही है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। हीट फ्लोज फ्रॉम one body to another body when they have different temperature। तो ऑप्शन डी ही राइट होगा हमारा इस क्वेश्चन में कि हीट फ्लो जो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ कब होती है, जब उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अगर एक का कम है तो दूसरे का ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा से कम होगा। ज्यादा से कम, ये देखें इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका कम है तो ज्यादा से कम। टेम्परेचर ने हमेशा फ्लो, हीट ने हमेशा फ्लो करना है ज्यादा से कम की तरफ। हीट ने कैसे फ्लो करना है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। और उसके लिए जो हीट फ्लो के लिए हमारा डिफरेंट टेम्परेचर तो होना जरूरी ही है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस
की ओर देखने के लिए आप हमारे साथ में रहें, ताकि आपके इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।